मसुदा तयार करायचा पॉलिसी लोकांची त्याच्यात मत मागायला नाही केलं सर. त्याला काय केलं त्यांनी 6 ते 20 पाणी त्यांनी नेटवर टाकलं. त्याला इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये टाकलं है ना. आणि त्याला रीड करून त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घ्यायला 1 महिन्याची वेळ दिली ना. 1 महिन्याची वेळ दिली है ना. जय भीम। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय विदाउट एनी डिबेट और विदाउट एनी डिस्कशन गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर यहाँ के शिक्षा तंत्र पर एक ज़ोरदार हमला कर रही है। ये शिक्षा तंत्र केवल आज के समय की शिक्षा व्यवस्था से पीछे ही नहीं जा रहा, बल्कि वह एक ब्राह्मणवादी मनुवादी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। यदि हम देखेंगे तो ये उसी तरह से जो मनु की शिक्षा पद्धति थी, जो कि SC ST OBCs को, जो यहाँ के बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है और माइनॉरिटीज़ है, उनको जिस तरह से पहले शिक्षा से वंचित करके रखा गया था, ठीक उसी तरह की प्लानिंग आज फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट यह नई शिक्षा नीति लागू करके कर रही है। यदि हम देखेंगे तो यह केवल एक बहुत बड़े तबके को शिक्षा से वंचित करने की प्लानिंग बना रहा है। यहाँ पर यदि जो आदिवासी बच्चे ना तो मराठी जानते हैं, उनके लिए मराठी ही एक फॉरेन लैंग्वेज जैसा है, तो उनके लिए और एक विदेशी भाषा लाने का क्या मतलब है। आप यहाँ पर पहले उन्हें अपनी भाषा में ट्रीट करवाइए, जो उनकी लैंग्वेज जैसे है। यहाँ पर गोंडी कोरकू बोलने वाले लोग भी हैं जो कि किसी अन्य लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। इसके अलावा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। जो ऑटोनॉमी के नाम पर जिस तरह से इन्होंने एक सन 2000 में एक बिरला अंबानी रिपोर्ट आई थी, जिसका साफ कहना था कि शिक्षा एक कम्युनिटी है और एक विद्यार्थी जो है वो ग्राहक है। मतलब ये एक वस्तु है और जो जितना पैसा देगा वो उस मात्रा में उसे खरीदेगा। क्या शिक्षा को हम वस्तु नहीं मान सकते? आज इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो 2018 से प्लानिंग चल रही है, इन्होंने हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी यानी हेफा लाया, जिसके तहत किसी भी उस समय 60 एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस को चुना गया था और उस हिसाब से उसका जो 100% जो फंड आता था यूजीसी की तरफ से, उसे इन्होंने 70% कर दिया और जो 30% जो फंड है वो उसे खुद से जनरेट करने की नीति इस नीति के तहत लाई गई है। और जिस तरह से 30% जो फंड है वो कहाँ से आएगा? वो हमारे आपके पैसे से आएगा। वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर जो मेस कैंटीन्स है जो स्कूल कॉलेजेस की, उसे प्राइवेट किया जाएगा। यहाँ के बसेस को प्राइवेट किया जाएगा। यहाँ पर जो सेल्फ फंडेड कोर्सेज हैं वे बढ़ाए जाएंगे, उसकी फीसें बढ़ाई जाएंगी। एडहॉक पर टीचर रखे जाएंगे, जो कि परमानेंट टीचर्स हैं उनकी जगह पर एडहॉक के टीचर्स लाए जाएंगे, ताकि उन्हें वेतन देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक फिक्स दायरे में पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को संकुचित करते हुए इसे एक बड़े बहुजन तबके को इससे शिक्षा से वंचित रखने की प्लानिंग सरकार कर रही है और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। जय भीम दोस्तों, जो आज नई शिक्षा नीति को लाने की बात हो रही है, हम उसके विरोध में बोलना चाहती हूँ मैं। जो न्यू शिक्षा नीति मीन्स जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो एजुकेशन होता था, जिस तरीके से लोहार के बच्चे को लोहार का काम, चमार के बच्चे को जूता चप्पल सिलने का काम, ऐसे जो कास्ट बेस्ड जो काम होता था, वही काम आज शिक्षा नीति के द्वारा लाने का काम हो रहा है। अगर ये न्यू शिक्षा पॉलिसी अगर लागू होती है तो क्या हमको जिस तरीके से एजुकेशन हमें जिस फील्ड में जाना है, क्या हम उस फील्ड में जा सकते हैं, या फिर हमें जिस तरीके की हमारी इच्छा है जैसा एजुकेशन लेने की, अगर कोई अगर चमार का बच्चा भी अगर कलेक्टर बन रहा है तो वो क्या फिर बन पाएगा? जो ये न्यू शिक्षा नीति है, जो हमारा जो फ्रीडम है स्टूडेंट का, वो एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमसे जो मनुस्मृति के बेस पे है वो हमसे छीना जा रहा है। तो हम इस न्यू शिक्षा नीति का विरोध करते हैं। आज जो हमारी शिक्षा नीति हमारे हाथ से छीनी जा रही है। आज अगर हमको हमारे कास्ट, जैसे हम अपने शूद्र में आते हैं, जैसे चम्हार अपना जूता पॉलिश करने का ही काम कर सकता है और जो लोहार है वो लोहे का काम कर सकता है। ऐसे अलग अलग कास्ट में हम लोग रह के अलग अलग इसमें हम बांटे गए हैं और वैसे ही व्यवसाय करेंगे तो हमारे अभी के सिचुएशन में
जो हमारे को संविधान लागू हुआ है उसका तो कोई फ़िलहाल की इसमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो उसके वजह से आज हम सभी स्टूडेंट शिक्षा नीति के विरोध में निषेध करते हैं। नई शिक्षा नीति निषेध समन्वय समिति के बैनर के नीचे संविधान मैत्री संघ की तरफ से मैं इस नई शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए आज यहाँ खड़ा हूँ। साथियों, नीति का मतलब होता है कि एक शुद्ध तरीके से सभी पक्षों को न्याय संगत न्याय देना, मगर शिक्षा नीति को निर्धारित करते वक्त इसके पीछे के बैकग्राउंड जब हम देखते हैं तो मुझे सारे टीचर लोगों का, प्रोफेसर लोगों का जो भविष्य है वो अंधकारमय नज़र आता है। साथों साथ विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय नज़र आता है। शिक्षकों की बात मैं करूं तो वो शिक्षकों को एक पूरे वेतन प्रणाली के तहत उनको रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है कि वो पूरे समय पर ज्ञान की साधना करें और फिर बच्चों के साथ ज्ञान का दान करें। मगर इस शिक्षा नीति के तहत अगर पूर्ण वेतन पर आधारित अगर शिक्षा नीति नहीं होगी, अगर इस तरह के शिक्षक नहीं होंगे तो वो निश्चित रूप से बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो वर्ग एक स्किल का नाम रखा जा रहा है, स्किल के माध्यम से हमारे यहाँ जाति आधारित जो व्यवस्था है, तो किसी शूद्र के बच्चे को, किसी चमार के बच्चे को ये कह दिया जाएगा कि तुम बहुत अच्छा जूता बनाते हो, तुम्हारा स्किल इसमें है, और वो स्किल ढूंढने का काम उसकी इंस्टीट्यूट करेगी। वो इंस्टीट्यूट ये डिसाइड करेगी कि ये बच्चा किसका है और कहाँ जाएगा। तो फिर हमारा बच्चा जो होगा वो आगे चल के IAS IPS या इस देश के जो संविधानिक पद है उन पदों पर किस आधार पर जा पाएगा। जब तुमने उसकी स्किल को ही अलग कर दिया, तो आज हमारे पास में जो तरह तरह के ऑप्शन है हम अपनी स्किल को डेवलप करने के और अपना प्राचीन कालीन व्यवसाय या गंदा व्यवसाय छोड़कर हम किसी एक प्रतिष्ठित जगह पर हम इस संविधान के दायरे में जा सकते हैं, उस चीज़ को छीनकर ये नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, जिस शिक्षा नीति का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और मैं तमाम उन शिक्षक साथियों से, प्रोफेसर साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस नीति का विरोध करें, वरना उनकी आने वाली जनरेशन को वो जवाब नहीं दे पाएंगे और ना ही अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। धन्यवाद। शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उपेक्षित कर दिया है। शिक्षा का व्यापारीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार लगभग 100 विदेशी यूनिवर्सिटी भारत आकर अपनी शाखाएं खोल सकेगी या स्वतंत्र रूप से यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकेगी। इतने बड़े पैमाने पर विदेशी संस्थान जब निवेश करेंगे तो फायदे के उद्देश्य से करेंगे और उनके द्वारा शिक्षण सेवा जाहिर है मुफ्त नहीं होगी। उनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षा शुल्क सही है या गलत है यह कौन निश्चित करेगा, इसके बारे में शिक्षा नीति में गहराई से विचार मंथन नहीं किया गया। विदेशी यूनिवर्सिटियों की आमदनी बढ़ेगी मगर गरीब विद्यार्थी व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को आघात पहुंचेगा। समाज के सभी तबके के लोग विदेशी यूनिवर्सिटी शिक्षा का लाभ नहीं ले सकेंगे। समग्र रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी स्तरों पर जनता के हितों को नज़रअंदाज कर रही है और इस प्रमुख वजह के कारण हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध करते हैं और सभी सुझावों के साथ नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण की मांग करते हैं जो देश के सभी तबके के लोगों के लिए हितकर होगी। हमारी प्रमुख मांगे हैं, अभी मंजूर की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, शिक्षा का निजीकरण व व्यापारीकरण तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के शिक्षा संबंधी अधिकारों में दखल न दिया जाए, शिक्षा का आर्थिक अनुच्छेद ध्यान में रखकर राष्ट्रीय सकल उत्पाद का 10% शिक्षा पर खर्च हो, शिक्षकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु अन्य देशों की तरह टीचर्स लॉ अर्थात शिक्षकों के लिए स्वतंत्र रूप से कानून लागू हो, उन्हें वेतन श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित शिक्षा संबंधी केंद्र सरकार के केंद्रित अधिकार समाप्त करके प्रजातांत्रिक निर्णय प्रक्रिया लागू हो, भारतीय संविधान द्वारा प्रस्तावित मूल्य शिक्षा लागू हो, अशा पद्धतीचं हे निवेदन आहे। आणि अशा पद्धतीच्या या शिक्षण किंवा इतर शिक्षण जर घ्यायचं असेल आणि किमान कौशल्यावर आधारित शिक्षण हा नंतर जर घ्यायचं असेल तर त्याला आज सक्ती का? कारण काय, म्हणजे जो आज पोरगं शिकेल त्याला नाही काहीतरी टेक्निकल नॉलेज येईल म्हणजे तो उद्या लेवलवरून काम करेल। ही जी भूमिका आहे, PhD करायची असेल तर MPhil बंद करा, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करतो। ह्या सगळ्या गोष्टी या सरकारने त्याच्यातून उघडण्याचं काम केलं आणि आपल्या पद्धतीची राष्ट्रीय नीती लागू करण्याचं काम केलं। आज आपल्याला एक शेवटचं एक उदाहरण दिलं
भारतामध्ये कोरोनाचा उद्रेक होत जगामध्ये नंबर 2 वर आला आणि नीटच्या परीक्षा घेण्याच्यासाठी त्यांनी आता जबरदस्ती केलेला आहे. आणि म्हणून मी तर पंतप्रधानांच्या पहिल्याचा निषेध करतो. हा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात हॉटस्पॉट झाला आहे आणि त्या ठिकाणी केंद्र आहे. आज मला सांगा, मोंटेझरीची एक पोरगी आहे नीटच्या परीक्षेला बसलेली. ती पोरगी कशी जाईल? साधनं नाहीत, बसेस नाहीत, काही नाही. नागपुरात गेल्याच्या नंतर कोणाच्या सोबत जाईल? या केंद्र सरकारने निर्माण केलेल्या याच्या मागचाच उद्देश असा आहे की या देशामधला उच्चवर्गीय फक्त शिक्षित झालं पाहिजे. MBBS सारख्या ठिकाणी सर्वसामान्य अनुसूचित जाती जमाती हे जे तळागाळातील समाज आहे या समाजाने या पदाकडे घेऊन भूमिका या केंद्रासाठी करतो आणि म्हणून त्याचा निषेध करतो आणि विरोध याच्यासाठी करतो. राष्ट्रीय शिक्षा नीती अवलंबन करण्याच्या आधी, तिला मान्यता देण्याच्या आधी देश पातळीवर लोकांच्या लोकांच्या सूचना घेणं गरजेचं आहे आणि त्या सुधाराच्या नुसार काय बदल करता येईल